गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अम्ल, क्षार और लवण पार्ट नंबर 2 की तीसरी वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जलीय विलयन में अम्ल एवं क्षारक का क्या होता है। कि जल में अम्ल और क्षार या जलीय विलयन के अंदर अम्ल और क्षार को मिला देते तो उसका क्या होता है, ये हम पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने आपको धातु के कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट के साथ अम्ल की और क्रिया बता दी थी। हमने उदासीनीकरण अभिक्रिया पढ़ ली थी। अब इसके बाद में पढ़ेंगे हम कि जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक का क्या होता है, इसको पढ़ेंगे। तो देखो भाई, हम क्या करते हैं, एक परख नली लेंगे, टेस्ट ट्यूब जिसे बोलते हैं, परख नली लेंगे और परख नली में हम क्या करेंगे कि सोडियम क्लोराइड को भर लेंगे, मतलब नमक का जलीय विलयन डाल लेंगे। ठीक है, मैंने बोला जलीय विलयन। जलीय विलयन किसी का भी होता है, जैसे नमक को पानी में घोल लेंगे हम, तो ये नमक का जलीय विलयन बन जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि नमक का जलीय विलयन ले लेंगे और परख नली के अंदर भर लेंगे। भर लिया, इसके बाद में भरने के पश्चात हम क्या करेंगे कि ड्रॉपर की सहायता से, ड्रॉपर जानते हो ना कि हम बच्चों को ड्रॉप करके और दवाइयाँ देते हैं, इस तरीके के ड्रॉपर लेके और ड्रॉपर से H2SO4 ऊपर से डालेंगे। ठीक है, इस ड्रॉपर से H2SO4 इसके ऊपर डालेंगे। तो जब H2SO4 डालेंगे तो बूंद बूंद इस नमक के जलीय विलयन में आके बूंद बूंद गिरेगी। ठीक है, नमक के जलीय विलयन में क्या है, बूंद बूंद आके गिरेगी। हम देख रहे हैं कि जलीय विलयन में अम्ल और क्षार का क्या होता है, बस इतना ही देखना है। तो मैंने क्या किया, एक परख नली ली, परख नली के अंदर नमक का जलीय विलयन डाल लिया। नमक का जब विलयन डाल लिया मैंने, तो ऊपर से मैंने ड्रॉपर की सहायता से, ड्रॉपर मतलब जिससे बूंद 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 गिरती हो, ड्रॉपर की सहायता से मैंने क्या किया, H2SO4 को ऊपर से डाला। जैसे ही मैंने H2SO4 को ऊपर से डाला तो नीचे हमारे पास में पहले से नमक था और ऊपर से आ गया अम्ल। तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि यहाँ से कोई सी ना कोई सी गैस निकलेगी, और वो गैस कौन सी निकलेगी, हाइड्रोजन। वो गैस कौन सी निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो जब भी नमक के जलीय विलयन के अंदर H2SO4 की बूंदें हम ड्रॉपर की सहायता से डालेंगे तो यहाँ से कोई सी ना कोई सी गैस निकलेगी। तो आगे देखो, तो मैंने ये सारा प्रोसेस समझा दिया। अब इसके बाद में क्या करना है कि हमारे पास यदि ये जो इसके अंदर से जो गैस निकलेगी, अब ये गैस क्या है कि फर्क नली खुली होगी तो हम गैस को इकट्ठा नहीं कर सकते, गैस को हम क्या कर नहीं सकते, इकट्ठा नहीं कर सकते और जांच भी नहीं कर सकते। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि एक निकास नली लगा देंगे, कॉर्क लगा के, और निकास नली लगा देंगे। कॉर्क का मतलब होता है कि इसके ऊपर एक ऐसा ढक्कन लगा देंगे कि नली के अंदर होकर गैस जाए, इसके अलावा इधर उधर कोई भी गैस नहीं फैलेगी। कॉर्क का मतलब ये होता है फिटिंग, कॉर्क का मतलब फिटिंग। इसको ऐसा फिट कर देंगे कि नली में होकर गैस जाए, बाकी गैस फैले नहीं। तो हमने क्या किया, इसके अंदर एक नली लगा दी जिसे बोलते हैं निकास नली। क्या कहते हैं, निकास नली कहते हैं। इस निकास नली के सिरे पे हमने क्या किया, एक लिटमस पत्र ले लिया, और लिटमस पत्र आप लोगों को पता है कि लाल को नीला और नीले को लाल कर देता है। ठीक है, अब हम लोग ने यहाँ पे ये देख लिया। अब ये लिटमस पत्र का कलर यदि रेड से ब्लू हो जाता है और एक ब्लू से रेड हो जाता है, तो आप लोगों को पता है कि जो नीले को लाल कर देता है वो तो क्या हो जाता है, अम्ल, और जो लाल को नीला कर देता है वो क्या हो जाता है, क्षारक। ठीक है, तो हमने क्या किया कि लिटमस पत्र के इस निकास नली के सिरे पे जाके और एक लिटमस पत्र लगा दिया, और हमने देखा कि इसके रंग में परिवर्तन क्या होता है। अब देखो भाई, यहाँ पे एक छोटा सा प्रोसेस समझाया आपको कि हमने 1 ग्राम नमक का विलयन ले लिया, नमक का जलीय विलयन ले लिया। नमक के जलीय विलयन में हमने क्या किया कि H2SO4 को डाल दिया, H2SO4 को क्या कर दिया, डाल दिया। जब ये दोनों मिक्स हुए तो कोई सी ना कोई सी गैस निकली होगी। जब गैस निकली तो हमने क्या किया, एक तो सूखा लिटमस पत्र ले लिया और एक गीला लिटमस पत्र ले लिया। यहाँ पे एक बार सूखा और एक बार कौन सा लिटमस पत्र लिया, गीला। इस परख नली के, निकास नली के सिरे पर हमने एक बार सूखा लिटमस और एक बार कौन सा लिटमस पत्र लिया, गीला लिटमस पत्र, और दोनों को लगा के हमने चेक किया कि इनके रंग में क्या क्या, कलर में क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो आप लोगों को पता है कि जो ब्लू को रेड और रेड को ब्लू कर देते हैं, तो अम्ल और क्षार में मैंने पहले ही बता रखा है।
कि जो ब्लू को रेड कर देता है, नीले को लाल कर देता है अम्ल, और लाल को नीला कर देता है वो क्या होता है, क्षार होता है। तो सूखे और गीले लिटमस पत्र को इस नली के सिरे पे लगा के देख लिया, तो यहाँ पे कलर में चेंज देखा कि इसके रंग में परिवर्तन क्या क्या होता है। अब बाकी इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ से निकल के आती है, इसमें से 1 नंबर का क्वेश्चन वो पूछ लेता है इसके अंदर से। ये तो आप समझा दोगे कि हमने एक परख नली ली, नमक का जलीय विलयन घोल लिया, उसके ऊपर से हमने उसके ऊपर से सारा का सारा देखा। तो हमने क्या किया यहाँ पे कि 1 ग्राम नमक का जलीय विलयन ले लिया और उसके ऊपर सांद्र H2SO4 को हमने क्या किया, डाल लिया। जब सांद्र H2SO4 को डाला तो उसके अंदर से कोई सी ना कोई सी गैस निकली होगी। अब जब गैस निकली हमारे पास में, तो उसको क्या किया, इस निकास नली के सिरे पे सूखा और गीला लिटमस पत्र हमने क्या किया, लगाया। और सूखा और गीला लिटमस पत्र लगा के हमने जांच किया कि इसके कलर में क्या क्या परिवर्तन होता है। अब बाद में देखा, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कि अत्यधिक आर्द्र जलवायु को शुष्क बनाने के लिए कैल्शियम क्लोराइड का उपयोग करते हैं। मतलब क्या है, यहाँ पे यदि ये निकास नली है, ये निकास नली है, और यहाँ से यदि गैस जो आ रही है ये ज़्यादा गीली है, गैस ज़्यादा गीली है, मतलब ये आर्द्र टाइप की गैस है, या वायुमंडल वहाँ का क्या है, आर्द्र है, गीला है। जैसे थोड़ी देर पहले वर्षा रुकी हो, और वर्षा रुकी हो वहीं पे हमने प्रैक्टिकल करना स्टार्ट कर दिया, तो उस जगह हम क्या करेंगे कि उस गैस को निकास नली के अंदर हम क्या करेंगे, ऐसी निकास नली बनाएंगे कि जिसके अंदर कैल्शियम क्लोराइड हो। क्या हो, कैल्शियम क्लोराइड। तो वो कैल्शियम क्लोराइड वाली निकास नली क्या करेगी कि जो गीला है उसको सूखा कर देगी, गीला उसको क्या कर देगी, सूखा, मतलब शुष्क कर देगी। अब कैल्शियम, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो पूछ लेते हैं कि अत्यधिक आर्द्र जलवायु वाले स्थान पर निकास नली के अंदर कौन सी गैस प्रवाहित करेगी, वो शुष्क हो जाती है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, कैल्शियम क्लोराइड वाली नली के अंदर होकर हम गुजारेंगे तो गीले को क्या कर देती है, वो सूखा कर देती है। ठीक है, तो ये इसके अंदर था, ये पूरा प्रोसेस था कि 1 ग्राम नमक का जलीय विलयन लिया सोडियम क्लोराइड का, उसके अंदर सांद्र H2SO4 डाला, सांद्र H2SO4 डाला तो नमक और H2SO4 आपस में प्रोसेस करके उन्होंने आपस में रिएक्शन की परख नली के अंदर, और जैसे रिएक्शन की तो उन्होंने क्या किया कि एक गैस उत्पन्न की। अब जो गैस उत्पन्न की तो वो इधर उधर फैले नहीं, इसलिए हमने क्या किया, एक निकास नली लगा ली, कॉर्क लगा के। कॉर्क का मतलब होता है फिटिंग, कि गैस इधर उधर फैले नहीं। इसमें से होके निकास नली में होके गैस निकलेगी, तो गैस निकलेगी तो हम क्या करते हैं कि गैस निकलेगी, उस निकास नली के सिरे पर लिटमस पत्र ले लेते हैं। लिटमस पत्र हम 2 टाइप के लेंगे, एक तो ड्राई और एक वेट। ठीक है, एक सूखा और एक गीला लिटमस पत्र लेंगे हम। सूखे और गीले लिटमस पत्र को जब हम लगाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि उनके कलर में क्या क्या चेंजेज आ रहे हैं। जब कलर में चेंजेज आएंगे तो हम उससे हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ये एसिड है और ये बेस है। डिफ़ाइन का मतलब होता है कि हम उनमें अंतर दर्शा सकते हैं कि जो रेड ब्लू को रेड कर देगा वो तो अम्ल, और जो रेड को ब्लू कर देगा वो क्या होगा, क्षार। तो हम इस तरीके से यहाँ पे अम्ल और क्षार में क्या देख लेंगे कि परिवर्तन देख लेंगे। इम्पोर्टेंट ये वाला था कि जब आर्द्र जलवायु वाला वायुमंडल होता है तो नली को सूखा बनाने के लिए किस रसायन का उपयोग करते हैं, तो कैल्शियम क्लोराइड का उपयोग करते हैं। किसका, कैल्शियम क्लोराइड का। देन इम्पोर्टेंट चीज़ एक और है यहाँ पे, ये वाली है कि जब अम्ल और क्षार को जल में मिलाते हैं तो कौन सी अभिक्रिया होती है। जब जल के अंदर हम या तो अम्ल मिलाएं या क्षार मिलाएं तो कौन सी अभिक्रिया होगी, तो वो अभिक्रिया होगी ऊष्माक्षेपी। कौन सी अभिक्रिया होगी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। आप लोगों को पता है हम कि जैसे ही हम पानी के अंदर अम्ल मिलाएंगे तो कोई सी न कोई सी गैस बाहर निकलेगी। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है कि ऊष्मा उत्सर्जित होती है, ऊष्मा क्या होती है, उत्सर्जित होती है। ठीक है, और ऊष्मा शोषी में ऊष्मा का क्या होता है, अवशोषण। सिंपल सी बात है। देखो आप लोग क्या करते हो कि हम लोग जैसे ही कोल्ड ड्रिंक को डालते हैं तो कोल्ड ड्रिंक के अंदर से गैस निकलती नहीं निकलती है ना। इसी तरीके से यहाँ पे है कि जैसे ही हम अम्ल या क्षार को पानी के अंदर मिलाएंगे तो उसमें से ऊष्मा निकलेगी। ठीक है, उसमें से ऊष्मा या ऊर्जा या गैस निकलेगी। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस था, इसको एक बार देख लीजिए और इसको लिख लीजिए। सिंपल था, इसमें कुछ भी नहीं था। नमक का जलीय विलयन में हमने क्या किया, अम्ल मिलाया था और गैस निकले नहीं, इसलिए हमने एक निकास नली को कॉर्क के अंदर फिट कर दिया। तो लिटमस पत्र पे उस पर चेक किया, सूखा और गीला लगाया, कलर में कुछ चेंज आ रहा हो तो ठीक है, उससे अम्ल और क्षार का परिवर्तन हो जाएगा। कि ब्लू को रेड, रेड को ब्लू, 2 ही कलर आते हैं।
इसके बाद में ज़्यादा वायुमंडल में आर्द्रता है तो सूखा बनाने के लिए कैल्शियम क्लोराइड का उपयोग करेंगे। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत सिंपल था, इसमें कोई ज़्यादा समझाने वाली बात नहीं थी। एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट कर लो, प्रोसेस को भी लिखो। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि अम्ल और क्षारक के विलयन कितने प्रबल होते हैं। मैंने प्रबल का मतलब बताया था आपको मजबूत, प्रबल का मतलब क्या बताया था, मजबूत। ठीक है, अभी इस टॉपिक को हम यहीं पे क्लियर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखो आप आराम से, प्रबल का मतलब बताया था मजबूत। अब यहाँ देखो बात किसकी चल रही है, अम्ल की तो और क्षार की। ठीक है, अम्ल कितने प्रबल होते हैं, तो देखो हमारे पास में अम्ल दो टाइप का होता है। अम्ल होता है दो टाइप का, एक तो होता है प्रबल अम्ल और एक होता है दुर्बल अम्ल। ठीक है, इसी तरीके से क्षार होता है, दुर्बल क्षार, प्रबल क्षार। अब देखो भाई, दिमाग बिल्कुल अपना फिटिंग में रखना है, क्योंकि ये सब कुछ यहीं पे हो जाता है क्लियर। मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसी में आंसर छिपा हुआ है। मैंने बताया था कि अम्ल क्या देते हैं, हाइड्रोजन आयन। क्या देते हैं, हाइड्रोजन आयन। ठीक है, प्रबल का मतलब होता है मजबूत, मतलब ये ज़्यादा काम करेगा, सिंपल सी बात है। तो जो अम्ल ज़्यादा हाइड्रोजन आयन देगा वो कहलाएगा प्रबल अम्ल, और जो अम्ल हमारा कम हाइड्रोजन आयन देगा वो क्या कहलाएगा, दुर्बल, मानी कमज़ोर। सिंपल सी बात है कि वे अम्ल जो क्या करेंगे, ज़्यादा क्या करेंगे, हाइड्रोजन आयन देंगे वो कहलाएंगे प्रबल अम्ल, जो कम हाइड्रोजन आयन देंगे वो क्या कहलाएंगे, दुर्बल अम्ल। अरे सिंपल सी बात है कि देंगे तो दोनों ही, लेकिन एक ज़्यादा देगा एक कम। जो ज़्यादा काम करेगा वो प्रबल, जो कम करेगा वो क्या करेगा, दुर्बल। जो ज़्यादा हाइड्रोजन आयन देगा वो प्रबल अम्ल, जो कम हाइड्रोजन आयन देगा वो दुर्बल अम्ल कहलाएगा। ठीक है, इसी तरीके से क्षार की बात करेंगे तो क्षार में भी कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक तो प्रबल क्षार होता है और एक होता है दुर्बल क्षार। अब सिंपल सी बात है, मैंने बताया था कि क्षार क्या देता है, OH माइनस आयन, हाइड्रोक्सिल आयन देता है कि नहीं देता। जो क्षार हमारे पास में OH माइनस ज़्यादा देगा वो प्रबल क्षार कहलाएगा, जो OH माइनस हमारे पास में कम देगा वो क्या कहलाएगा, दुर्बल क्षार। सिंपल सी बात है, प्रबल ज़्यादा देगा, दुर्बल कम देगा। इतना याद रखना है कि अम्ल देता है हाइड्रोजन और ये देता है OH माइनस। ठीक है, इसके बाद में ये प्रबल और दुर्बल पढ़ने के बाद में हम चलते हैं कि प्रबलता और दुर्बलता किससे मापते हैं। तो वो देखो भाई, एक होता है हमारे पास pH स्केल, जिसका दूसरा नाम है सार्वत्रिक सूचक। क्या क्या होता है, सार्वत्रिक सूचक। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बता देता हूँ आप लोगों को, आप पानी के अंदर सांद्र अम्ल डालोगे, पानी के अंदर क्या करोगे, सांद्र अम्ल, पानी हो गया, पानी के अंदर आप सांद्र अम्ल डालोगे तो ये क्या करेगा, आस्फलित करेगा। आस्फलित का मतलब ये उफान मारेगा, उफान मारेगा है। ठीक है, और उफान मारेगा तो क्या निकलेगी, गैस। तो इसलिए जब भी आप पानी के अंदर कोई सांद्र अम्ल डाल रहे हो तो उसको धीरे धीरे हिलाते हुए डालिए। यदि एक साथ डाल दिया और उसको तेज़ी से हिला दिया तो वो क्या करेगा, गैस निकाल देगा। तो पानी के अंदर जब भी सांद्र अम्ल डालोगे तो आस्फलित इस साइंस की भाषा का शब्द है, हिंदी देसी भाषा में समझो तो उफान मारेगा। ठीक है, उफान मारेगा तो गैस निकलेगी। इतना दिमाग में आ गया होगा कि पानी के अंदर हम सांद्र अम्ल डालेंगे तो क्या करेगा, आस्फलित करेगा। ठीक है, प्रबल और दुर्बल समझ में आ गएगा। प्रबल में ज़्यादा हाइड्रोजन आयन, दुर्बल में कम। इस प्रबल में हाइड्रोक्सिल ज़्यादा, इसमें दुर्बल में कम। इतना समझ में आने के बाद में हम चलते हैं आगे की ओर। देखो भाई, एक और चीज़ है कि हमारा जो अम्ल का हाइड्रोजन आयन होता है, अम्ल का जो हाइड्रोजन आयन होता है ये अकेला नहीं रहता। ये क्या होता है, अकेला नहीं रहता, ये कभी भी सिंगल नहीं रहता, ये जल के साथ क्रिया करके बैठा रहता है, ये जल के साथ क्रिया करता है। अब सिंपल सी बात है कि हमारे पास में अम्ल होगा, जल में घोल दिया, ठीक है, विलयन में घोल दिया, तो अम्ल क्या देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं। तो ये कभी भी अकेला नहीं रहता, ये रहता है जल के साथ क्रिया करके। तो ये क्या बना देगा, H3O+। H और H2 कितने हो गए, H3O। तो इसको हम बोलते हैं हाइड्रोनियम। क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम। तो ये अम्ल होता है, ये
हाइड्रोजन आयन को सिंगल या अकेला नहीं रखता, ये जल के साथ क्रिया करके रखता है, जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोनियम। क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम। ये अकेला नहीं रहता कभी भी, ठीक है। और हम चलते हैं आगे की ओर। देखो भाई, अम्ल और क्षार को बताएंगे कैसे? तो हमारे पास में वैज्ञानिकों ने क्या किया कि एक स्केल बना दिया, एक स्केल बनाया वैज्ञानिकों ने, उसका नाम है पीएच स्केल, और उसको हम सार्वत्रिक सूचक भी बोलते हैं। सार्वत्रिक मतलब सब जगह, और सूचक मतलब जो सूचना दे दे। अम्ल और क्षार की कहीं भी सूचना दे देता है, सब जगह, ठीक है। सार्वत्रिक सूचक का दूसरा नाम है पीएच स्केल। जिस तरीके से स्केल होता है ना, और स्केल के अंदर हम मापते हैं स्केल से, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, सब चीज़ें मापते हैं स्केल से, तो इसी तरीके से मापने के लिए काम स्केल आता है ना। तो यहाँ पे पीएच स्केल क्या आएगा? अम्ल और क्षार को मापने के लिए काम आएगा कि किधर तो अम्ल है और किधर की साइड क्षार है। पी का मतलब यहाँ पे क्या होता है? पी का मतलब होता है पुषांश। पी का मतलब क्या होता है? पुषांश। और ये जर्मन भाषा का शब्द है, जर्मनी का शब्द है। और पुषांश का मतलब होता है शक्ति। पुषांश का मतलब क्या होता है? शक्ति। और दूसरा है एच। एच का मतलब होता है हाइड्रोजन। एच का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन, ठीक है। तो आपको केवल इतना याद रखना है, पी का मतलब होता है पुषांश। क्या होता है? पुषांश। और पुषांश जर्मन भाषा का शब्द है, और इसका मतलब क्या हुआ? शक्ति। अब पीएच का पूरा नाम क्या है? पीएच का पूरा नाम देखो भाई, पावर ऑफ हाइड्रोजन मोलिक्यूल प्रेजेंट इन एक्वा। पावर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन एक्वा, इस पीएच का पूरा फुल फॉर्म है। मतलब क्या है? एक्वा का मतलब हो गया हमारे पास जल। जल के अंदर हाइड्रोजन के आयनों की संख्या कितनी है, वो हमारे पास में कहलाएगा पीएच। मॉलिक्यूल मतलब अणु, ठीक है, अणु। हाइड्रोजन के अणुओं की संख्या जल में कितनी है, वही क्या कहलाएगा? पीएच। ये आपकी बुक में नहीं है। पावर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन एक्वा, कि जल के अणुओं की संख्या या शक्ति, जल के अंदर जल के अणुओं की संख्या, जल में हाइड्रोजन अणुओं की संख्या या शक्ति कितनी है। पावर का मतलब शक्ति, हाइड्रोजन का मतलब समझ में आ गया, मॉलिक्यूल का मतलब अणु, प्रेजेंट का मतलब उपस्थित, एक्वा का मतलब हमारे पास जलीय विलयन। तो जलीय विलयन में हाइड्रोजन अणुओं की शक्ति कितनी है, वही कहलाएगा पीएच। क्या कहलाएगा? पीएच। अब बात चलते हैं हम आगे की ओर। पीएच स्केल का मतलब समझ में आ गया कि भाई पीएच स्केल एक ऐसा स्केल है जो अम्ल और क्षार के बारे में बताता है। तो ये कैसे बताता है वो देखो, ये स्केल इस टाइप के होते हैं हमारे पास में, स्केल इस टाइप के होते हैं, ठीक है। जो पीएच स्केल होता है 0 से और 14 तक होता है। कहाँ से कहाँ तक होता है? 0 से 14 तक। और इसके बीच में होता है 7। बीच में क्या होता है? 7। 0 से लेके और 7 तक तो होता है अम्ल। क्या होता है? 0 से लेके तक अम्ल। और इसके बाद में 14 तक होता है क्षार। क्या होता है? क्षार। और 7 नंबर पे होता है उदासीन। क्या होता है? उदासीन, ठीक है। कि 0 से लेके और 6.9 तक तो होगा क्या? अम्ल। और 7.1 से लेके और 14 तक क्या होगा? क्षार। 7 पे क्या होगा? उदासीन। ये न तो अम्ल होगा और न ही क्षार। उदासीन का मतलब होता है न्यूट्रल, न अम्ल और न ही क्षार। देखो भाई, हमारे पास में जैसे मैंने एग्जाम्पल ले रखा 1.2, मान लो एक ये हो गया, 1.2 यहाँ हो गया, ठीक है। यहाँ जठर रस जो हमारे आमाशय में मिलता है HCl, इसका हो गया 1.2। तो मैंने कहा 7 तक तो क्या होता है? अम्ल होता है कि नहीं होता? तो 1.2 क्या हो गया? अम्ल। 2.2 भी क्या हो गया? अम्ल। 7 क्या होता है? उदासीन। 7.4 ये भी क्या कहलाएगा? क्षार। और ये भी क्या कहलाएगा? क्षार। मतलब 7 के बाद में जो आएंगे क्षार, 7 से पहले के क्या कहलाएंगे? अम्ल। और 7 पे क्या कहलाएगा? उदासीन, जो न तो अम्ल होगा और न ही क्षार। पानी होता है ये उदासीन होता है। पानी क्या होता है? उदासीन। न तो ये अम्लीय प्रकृति का होता है और न ही ये क्षारीय प्रकृति का होता है। इतना दिमाग में आ गया होगा आप लोगों को कि हमारे पास में
मैंने ये चीज़ें पढ़ाई आपको कि अम्ल एवं क्षारक कितने प्रबल होते हैं। प्रबल का मतलब कितने मजबूत होते हैं, कितने हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं। ये अम्ल दो प्रकार का होता है, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल जो ज़्यादा हाइड्रोजन आयन देगा, दुर्बल अम्ल जो कम हाइड्रोजन आयन देगा। प्रबल क्षार जो ज़्यादा OH- देगा, दुर्बल अम्ल जो कम OH- देगा। एक और चीज़ भाई देखो, हमारे पास में पीएच स्केल, मैंने बताया कि पीएच स्केल एक ऐसा स्केल है जो अम्ल और क्षार के बारे में बताता है कि कौन सा अम्ल है और कौन सा क्षार है। इसको सार्वत्रिक सूचक के नाम से भी जानते हैं। आगे देखो, पी का मतलब होता है पुषांश। पी का मतलब क्या होता है, पुषांश, और पुषांश का मतलब होता है शक्ति। पुषांश का मतलब क्या होता है, शक्ति। ये जर्मनी भाषा का शब्द है। पीएच का पूरा नाम होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन एक्वा, कि जल के विलयन में हाइड्रोजन अणुओं की संख्या कितनी है। ठीक है, अब पीएच स्केल मैंने आपके सामने बना दिया। 0 से लेके 7 तक तो होता है अम्ल, और 7 के बाद में 14 तक होता है क्षार, और 7 पे होता है उदासीन। कुछ एग्जाम्पल आपके सामने दिए रखे हैं, इनको याद कर लेना। कि आमाशय में पाए जाने वाले जठर रस का पीएच होता है 1.2, नींबू के रस का होता है 2.2, शुद्ध जल पानी का याद रख लेना 7 होता है, और हमारे पास खून का होता है 7.4। हमारा जो खून होता है ये क्षारीय प्रकृति का होता है। कैसा होता है, क्षारीय प्रकृति का। रक्त का होता है 7.4 खून का। आगे आता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस, इसका होता है 10। सिंपल सी बात है, OH लगा हुआ है तो क्षार होगा, यहाँ OH लगा हुआ तो ये भी क्या है, क्षार होगा। और ऐसे भी देख लो 7 से ज़्यादा है तो क्षार, और ऐसे भी देख लो 14 पे है तो मतलब ये भी 7 से ज़्यादा है तो ये भी क्या होगा, क्षार। स्टूडेंट्स आप रेगुलर पढ़िए और रेगुलर मन लगा के पढ़िए। आपको वीडियोज़ रेगुलर आ रही हैं, कुछ नोट्स भी बनाइए अपने हाथों से, कुछ रफ में लिखिए, याद कीजिए। आज ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बनाऊंगा, एक्चुअली मेरी कुछ तबीयत थोड़ी ख़राब है, इसलिए आज ये बोलने में भी ज़्यादा दिक्कत आ रही है। तो आप प्लीज़ जो भी पढ़ाया है इसको रेगुलर पढ़िए और अपना ध्यान रखिए। सारे बर्डन को कम करते जाइए, रेगुलर लिखते जाइए, पढ़ते जाइए, याद भी करते जाइए। ये अंधेरा है, इसके बाद में ज़रूर उजाला होगा। कोरोना काल ख़त्म होगा, हम सब मिलेंगे एक दूसरे से। स्कूल में ऑफलाइन क्लासेज चलेंगी, सामने बैठ के पढ़ाएंगे, वो मज़ा कुछ और ही होगा। तो इसलिए आप लोग अभी हमसे दूर ही हैं, लेकिन हम दूर नहीं हैं, हम आपसे रेगुलर कांटेक्ट में हैं। कोई भी क्वेश्चन हो आपका तो प्लीज़ मेरे को कंसल्ट कीजिए मेरे साथ में। मेरे नंबर बार बार को आप देता रहता हूँ मैं आपको, कि मेरे नंबर ये रहे, आपको ये नंबर मेरे हैं, ये मेरा नाम है। चैनल पे सर्च कीजिए इंद्र कुमार जोनवाल, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और इस नाम से, इंद्र जोनवाल के नाम से, आपको इंस्टाग्राम पे मेरी आईडी मिल जाएगी। इस इंस्टाग्राम पे जो आईडी मिलेगी, इस पे भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। वहाँ पे भी मैं अब जो यूट्यूब के वीडियोज़ हैं, क्लिप वहाँ पे भी डाला करूँगा। तो इंस्टाग्राम पे मेरा आईडी ये है। तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जो भी न्यू वीडियो डलेंगी उनका अपडेट आपके पास रेगुलर आता रहेगा। तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि आज थोड़ा तबीयत की वजह से ज़्यादा नहीं बोल पा रहा, छोटी वीडियो बनेगी। थैंक यू।